2008 से जो मंदी वाली फीलिंग आई है वो आज तक गई नहीं है। 10 साल होने वाले हैं जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था और उसके बाद दुनिया भर में मंदी हुई थी। हाँ, थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ है, लोग कहते हैं कि चलिए फिर से दुनिया की इकोनॉमी आगे जा रही है, लेकिन साथ ही IMF वर्ल्ड बैंक ये भी कह रहे कि 2 साल तक टिकेगी, फिर गिरने वाली है। मंदी वाली फीलिंग ज्यादातर लोगों के लिए गई नहीं है। वो समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो किसी भी आदमी के लिए, किसी आम नागरिक के लिए, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, सबसे पहले जरूरत क्या होती है? सबसे बड़ी बात होती है भरपेट खाना, है ना। भरपेट खाना, चाहे वो सिर्फ दाल चावल पापड़ रोटी हो, फिर भी भरपेट खाना मिले। उसके बाद पहनने के लिए कपड़ा मिले और एक सर के ऊपर छत, अपना घर हो, किराए का घर हो, छोटा सा कमरा हो, कुछ भी हो, ये 3 चीजें जरूरत होती है: रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद आ जाता है, क्या क्या आ जाता है? जैसे बिजली, घर में बिजली का कनेक्शन हो, पानी आए, पानी लेने के लिए कहीं दूर जाना ना पड़े, साथ में घर में गैस की सप्लाई हो, चूल्हा जलाना ना पड़े, और जब जरूरत पड़े तो दवाइयों की, डॉक्टर की आपके पास एक्सेस हो। ये सब हो जाता है तो बाकी कंज्यूमर गुड्स लोग खरीदते हैं, चाहे वो घर खरीदे, चाहे वो वॉशिंग मशीन खरीदे, चाहे वो माइक्रोवेव ओवन खरीदे, यानी कि गाड़ी खरीदे। ये पहले आपको रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक चीजों को की पूर्ति करने के बाद ही ये होता है। इन सब के उत्पादन के लिए चाहिए क्या? सबसे बड़ी चीज है, आपको चाहिए कृषि, यानी कि किसान जो उत्पादन करते हैं अनाज, फल, सब्जी वगैरह का। साथ में होता है खनन और उत्खनन, मतलब माइनिंग और क्वारिंग। आपके घर में अगर मार्बल लगा हो वो क्वारी से आता है, आपका जो लोहे का सामान बना हुआ है या स्टील का कुछ भी हो वो भी माइन से आता है। साथ में जो जो चीजें आप खरीदते हैं, जो वस्तुएं आप पकड़ सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, वो सब किसी ना किसी फैक्ट्री में या वर्कशॉप में बनकर आते हैं। और साथ में आपके घर में जो बिजली आती है, पानी आती है, कुकिंग गैस आती है, जो आपके रोजमर्रा के जिंदगी के लिए जरूरी है। हाँ, हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोगों के पास ये सब उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये हो। और साथ में चाहे वो रोड हो, घर हो, ऑफिस हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, ब्रिज हो, कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण, ये इसकी भी जरूरत होती है। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैं आपको बता रहा हूं, और जीडीपी के आंकलन में भी ये चीजें सबसे पहले आती है। आप अगर जीडीपी भारत के मॉस्पी के साइट पे जाएंगे और खोलकर कोई भी जीडीपी का ब्रेकअप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहले 5 नंबर पे क्या क्या है: कृषि, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, कृषि इत्यादि। उसके बाद खनन और उत्खनन। उसके बाद विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री में जो चीजें बनते हैं। और उसके बाद बिजली, पानी, कुकिंग गैस वगैरह की जो सेवाएं हैं, जो आपके पास यूटिलिटीज जो आपके पास आते हैं वो। और फिर आता है कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण। इन 5 को लेकर हम कह सकते हैं कि ये पहले 5 चीज हैं जो जीडीपी के अंडर आंकलन में आते हैं। ये हमारे भी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे पहले सबसे जरूरी चीजें होती है, और उसके बाद आते हैं बाकी सेवाएं। खैर, अगर आपको कोई चीज खरीदनी होगी तो सबसे पहले कौन सी सेवा आपको जरूरत होगी? व्यापार, दुकान वगैरह पे आप जाकर खरीदना पड़ेगा। कोई अगर होलसेल मार्केट से लेके आ रहा है, आपका लोकल जो दुकानदार है, तो वो भी चाहिए। उसके बाद होटल, ढाबा, परिवहन, ये सारे सेवाएं आ जाते हैं। ये छोड़ के टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम यानी कि संचार के सर्विसेज जो हम सब यूज करते हैं। आप मुझे अभी टीवी चैनल पर देख रहे हैं, टीवी चैनल, ब्रॉडकास्ट के जो सर्विसेज, ये छोड़कर आ जाते हैं बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सेक्टर के सर्विसेज, और साथ में बाकी प्रोफेशनल सर्विसेज भी इसमें जुड़े होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट। आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या मकान रेंट पर लेना चाहते हैं तो किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास आप जाते हैं तो वो भी सर्विस आ जाता है। उसके बाद एक बड़ा जो आता है वो है सरकारी प्रशासन। आप कोई भी काम करते हैं तो आपको सरकार से डील करना पड़ता है। आपको कोई परमिशन चाहिए होता है तो सरकार के पास जाना पड़ता है। कोई रोड बनता है, ब्रिज बनता है, डॉक्टरी सेवा हो, हॉस्पिटल हो, कहीं ना कहीं हर चीज में, अदालत हो, कहीं ना कहीं हर चीज में सरकारी प्रशासन
बहुत बड़ा एक चीज बना रहता है हमारी जिंदगी में, एक सेवा। साथ में रक्षा का जो प्रबंधन है, जिसको हम डिफेंस सर्विसेज कहते हैं, ये भी जीडीपी जब हम काउंट करते हैं, और आप सोच के देखिए हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें जरूरी हैं। इसको अगर हम करके देखें, काउंट करके देखें, तो जीडीपी में ये 6 से 8 नंबर पर आते हैं। पहले 5 मैंने आपको गिना दिए थे। जीडीपी का जब आकलन होता है तो ये चीजें आते हैं: व्यापार, जलपान गृह, परिवहन, संचार इत्यादि। उसके बाद आता है वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, और आखिर में आता है लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं। अब आप एक चीज सोच के देखिए कि अगर आपके पास खाने की कमी हो, जो चीजें आप खरीद रहे हैं उसकी कमी हो, बिजली पानी की कमी हो, तो बाकी सेवाएं किस रेट पर बढ़ेगी? वो अगर ज्यादा रेट पर बढ़ेंगी तो ज्यादातर लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। जो अमीर है वो यूज कर पाएंगे। और अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। और ये, जैसे मैंने कहा कि जीडीपी का जब आकलन करते हैं तो 1 से 5 जो है उसको हम डायरेक्ट प्रोडक्शन कह सकते हैं, जिसको प्रत्यक्ष उत्पादन, जैसे कि आप जिसको पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। हाँ, कभी कभी छूने की कोशिश करें तो करंट भी मार सकता है, जैसे कि बिजली। और 6 से 8 है जो उनके सहायक सेवा है। जैसे अगर आपको कोई चीज खरीदना हो जो प्रत्यक्ष उत्पादन से होकर फैक्ट्री से आया, तो सहायक सेवा की जरूरत पड़ेगी आपको, चाहे वो सरकारी सिस्टम हो, चाहे आप रोड पर चल के जाएं, या व्यापार हो, या टेलीफोन आप कर रहे हो, तो ये सेवाएं आपकी जरूरत है। लेकिन एक चीज आप देखिए कि 2011 से 2018 तक, मैं इसमें ना मोदी सरकार ले रहा हूं, मैं टोटल पीरियड ले रहा हूं, जहां से न्यू सीरीज जो 2011 का जो सीरीज है, वो जब से वो डेटा हमारे पास कंपैरेटिव डेटा मिल रहा है 7 साल का, अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो प्रत्यक्ष उत्पादन, जैसे मैंने बोला खाना, सारे वस्तुएं जो आप यूज करते हैं, उसका एनुअल ग्रोथ रेट 5% से कम है। और उसके सहायक सेवाएं जो हैं उसका ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा। दोनों मिलाकर जीडीपी का ग्रोथ रेट 7% से थोड़ा सा कम है इन 7 सालों में। लेकिन आप देखिए सहायक सेवाएं ऑलमोस्ट दुगना, यानी कि 60% दर से ज्यादा बढ़ा है प्रत्यक्ष उत्पादन से। इससे प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। क्या इससे होता क्या है? इससे जो आती है ना, वो आते हैं मंदी वाली फीलिंग आती है। ये स्लाइड चेंज करके हम आपको बताते हैं कि इससे होता क्या है, कि जो आपको एक इसका इम्पैक्ट जो है कि अगर प्रत्यक्ष चीजें, जो डायरेक्ट चीजें जो हम खाते हैं, यूज करते हैं, वो कम बढ़े और सेवाएं ज्यादा बढ़ जाए। हम बैंक से लोन तो ज्यादा ले सकते हैं, टेलीकॉम ज्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन जो खाने पीने के सामान है, बिजली है, वो अगर कम बढ़ रहा हो तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। और मंदी वाली फीलिंग इससे ही आती है। ब्रेक के बाद बताएंगे कि क्यों इससे होता है मंदी वाली फीलिंग। जो दर्शक अभी 40 साल के आसपास के होंगे, वो सब कम से कम 15-16 साल से काम कर रहे होंगे, और उनको ये पता होगा कि 2004-2005 के टाइम पे जिस रेट पर आपकी इंक्रीमेंट होती थी, 2007-8 तक जिस रेट पर आपको नौकरी के ऑफर आते थे, और जिस तरीके से आप बॉस के पास जाकर कहते थे कि मुझे यहाँ से नौकरी की ऑफर आ गई, और आपके बॉस कहते कि रुक जाओ यार, मैं बढ़ा दूंगा पैसे, तुम्हारे प्रमोशन हो जाएगी, उस रेट से पिछले 10 साल में नहीं हुआ है। 2008 के बाद से जो मंदी छाई है दुनिया भर में, वो आम जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसके लिए वो मंदी आज तक नहीं छटी है। हाँ, बड़े बिजनेस वाले जो हैं उनको तो फायदा जरूर हुआ है, बहुत सारे बिलियनर बढ़ गए हैं हमारे देश में। बड़े बड़े बैंकर, जैसे हम दिखा रहे थे कि बैंकिंग सर्विसेज में वृद्धि बहुत हुई है। बड़े बड़े बैंकर, बड़े बड़े फाइनेंस के जो लोग हैं, जो टॉप लेवल पर हैं, छोटे बैंकर उसका नहीं बढ़ा है, टॉप लेवल पे जो हैं उनकी सैलरी जरूर बढ़ी होगी। लेकिन आम जनता जो है, जो सैलरीड मिडिल क्लास है, अगर सरकारी मिडिल क्लास है तो ठीक है, 2 बार उनकी सरकार ने सैलरी बढ़ाई है, लेकिन बाकियों की जिस रेट पे बढ़ रही थी वो नहीं हुई है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि प्रत्यक्ष उत्पादन, जो कि डायरेक्ट प्रोडक्शन है, जहां पर ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था पहले, चाहे वो कृषि हो, आप जानते हैं कि देश के ज्यादातर लोग कृषि में हैं, और चाहे वो मजदूर हो, मैनेजर हो, कर्मचारी हो फैक्ट्री के, यहाँ पे पिछले 7 साल से
5% से कम सालाना रेट पे बढ़त हुई है। लेकिन बाकी सहायक सेवाएं जो हैं वहां पे ग्रोथ बढ़ा है, और सबसे ज्यादा बढ़ा है फाइनेंशियल सर्विसेज में। और सरकारी एक्सपेंडिचर जो है, जो सरकार खर्चा करती है, यानी कि कुछ सरकार ने डिफेंस में पैसा डाला है, कुछ जो इंक्रीमेंट्स दिए हैं, पे कमीशन आए हैं, और फिर भी सरकारी जो कर्मचारी है प्राइवेट सेक्टर से उनको आज भी कम मिलता है। ये उनका कंप्लेंट रहता है, उतना ही काम करते हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर से कम मिलता है। तो आप देखिए, इसके चलते लोगों के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। सबसे अमीर जो है उनके हाथ में जरूर पैसा आ रहा है कि, लेकिन बाकी लोगों के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। जीडीपी में जो बढ़त हुआ है टोटल, उसका अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें कि योगदान कहां से ज्यादा आया है, प्रत्यक्ष उत्पादन वाले सेक्टर से सिर्फ 36%। इस अगले स्लाइड में हम दिखाते हैं आपको। प्रत्यक्ष उत्पादन, कृषि, खनन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो यूटिलिटीज है, कंस्ट्रक्शन, इसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन 36% है। इनकम जो बढ़ा है देश का इनकम, उसमें 36% इसमें है। और सहायक सेवाएं, जिसमें सरकारी खर्चा एक बड़ा चीज है और फाइनेंशियल सर्विसेज बड़ा चीज है, इसमें बढ़ा है। ये इसका योगदान 64% है, यानी कि 2/3 यहां से आया है। जैसे मैं पिछले सेगमेंट में समझा रहा था कि यहां अगर बढ़त नहीं होगा तो इसका ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसान और जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ऐसे लोगों के जो इनकम है उसमें बढ़त बहुत कम हुई है। अगले स्लाइड में वही हम आपको बता रहे हैं कि जो किसान है, जैसे मैंने बताया कि अगर प्रत्यक्ष प्रोडक्शन, डायरेक्ट प्रोडक्शन में ग्रोथ कम है, इसका मतलब है किसान में जो है, फैक्ट्री के कामगार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो कामगार हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश कर चुके हैं, उनका जो इनकम है वो उस रेट से नहीं बढ़ा है, कम रेट से बढ़ा है। लेकिन जो बैंकिंग सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, वहां पे बड़ा होगा। लेकिन आप देखिए, सर्विस सेक्टर जहां पे ग्रोथ हुआ है, जब हम कहते हैं होटल या जिसको कहा जाता है रेस्टोरेंट, ऐसे जो बड़े बड़े चीजें जहां पर क्लब करके एक साथ डालकर जीडीपी में आकलन किया जाता है, उस वाले सर्विस सेक्टर में बहुत सारे छोटे छोटे स्वरोजगार वाले लोग हैं। जो कोई एक छोटा सा चाय वाला है, कोई मैकेनिक का काम करता है, कोई जाकर प्लम्बिंग का काम करता है, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है। ये लोग स्वरोजगार में बहुत कम कमाते हैं, इनका मंथली जो इनकम है बहुत कम है, लेकिन इनको साथ में डालकर सर्विस सेक्टर में डाला जाता है। इसके जगह फाइनेंस सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ है, वहां पे जो बड़े अफसर हैं, सीईओ है, बड़े बड़े एमडी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, ये और भी अमीर हुए हैं। ये पहले भी अमीर थे, इनका पैसा और भी बढ़ा है। लेकिन एक चीज आप देखिए, अगर गरीब और गरीब होंगे और अमीर होंगे, जो हो रहा है हमारे देश में पिछले 15-20 साल से, और वो बढ़ता जा रहा है, ये जो फासला है, ये फासला बढ़ेगा तो इसका एक प्रॉब्लम जरूर है। कम लोगों के पास पैसे होंगे खरीदने के लिए चीजें, और दुकानें खाली होंगी। आप आज पिछले 10 साल का सोचिए कि किस तरीके से सेल पे सेल चलता है, दुकानें खाली रहती हैं क्योंकि दुकान में खरीदार कम है, लोगों के पॉकेट में पैसा कम है। उसी तरीके से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो कहते हैं, या रियल एस्टेट हो, घर नहीं बिक रहे हैं, बड़े बड़े कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का ग्रोथ नहीं हो रहा है। कार सेल्स का जो ग्रोथ हो रहा है, व्हीकल सेल्स, वो भी ज्यादातर कमर्शियल सेगमेंट में ज्यादा हो रहा है। और इसके चलते क्या हो रहा है कि जिसको हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहते हैं, 4 में से 3 मशीनें चल रही हैं। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, 4 में से 3 मशीनें चल रही है, एक मशीन बंद है इस वक्त, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 75% है। और ऐसा होगा तो ये और भी बुरा होता रहेगा। ये 75% से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और भी कम हो सकता है। और अगर 4 में से सिर्फ 3 मशीनें चल रही, तो आप सोच लीजिए कि कोई भी निवेश नहीं करना चाहेगा। इसका मतलब है कि बिजनेस चल नहीं रहा है। बिजनेस नहीं चलेगा तो ना आपका वेतन बढ़ेगा, आपकी इंक्रीमेंट कम होगी, ना ही नए नौकरियों का आपको अपॉर्चुनिटी होगा। जो नए लोग आ रहे हैं उनको नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी, कम सैलरी वाली नौकरी मिलेगी, और ऐसा होता रहेगा तो जो मैं कह रहा था, हम बने रहेंगे मंदी के बंदी। जो लोगों को लगा था कि हो सकता है कि यूपीए को नहीं आता है काम करना और ये पॉलिसी पैरालिसिस है, लेकिन ये पूरा पॉलिसी जो चल रहा है यूपीए के वक्त से शुरू हुआ था
और आज मोदी सरकार भी उसी पॉलिसी पे चल रही है। उस पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी से मंदी से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी, और किसी भी हमारी इकोनॉमी के को उस मंदी से निकलना और हमारे पास पैसे होना ताकि हम खर्च कर सके। ये अगर बदलेगा नहीं तो हमारे लिए भी मुश्किल है। आज का सिंपल समाचार यहीं तक।